जी हां दोस्तों, जातीय जनगणना का हथकंडा पड़ गया उल्टा। फिर फंस गई मोदी शाह की सरकार। नीतीश चिंतित और फ्रंट फुट पर आई कांग्रेस। देश को चौंकाने वाला खुलासा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मोदी सरकार के जरिए जातीय जनगणना पर फैसला लेने का ऐलान करने के महज चंद घंटों में ही कैसे फंस गई मोदी और शाह की सरकार। आखिर कांग्रेस पार्टी ने वो कौन से बिंदु उठाए और किस बुनियाद पर मोदी और शाह की सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जबकि देश एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रहार का दबाव है, तो फिर एक ऐसी स्थिति में हेडलाइन मैनेजमेंट करने का एक नया तरीका मोदी शाह की सरकार ने ढूंढा है। आखिर इस किस्म के आरोप क्यों लग रहे हैं कि साहब सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या तेलंगाना वाला मॉडल सरकार अपनाएगी जातीय जनगणना में? क्या इसके पीछे उस स्तर की रणनीति बनाई जाएगी जिसकी बात कांग्रेस पार्टी कहती आई है, जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी करते आए हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी के लगातार, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के लगातार इस मांग के बावजूद मोदी शाह की सरकार बटेंगे तो कटेंगे के नारों के जरिए दरअसल हिंदुओं को तोड़ने की बात जातीय जनगणना पर क्यों करती आ रही थी। ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त यकीनी तौर पर आपको चाहिए होंगे। एक एक करके आपको जवाब देते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपसे यही निवेदन है। दोस्तों, एक तरफ लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद में हाई लेवल की मीटिंग्स और देशवासियों को इंतजार के अब कुछ बड़ा कदम, अब कुछ बड़ा प्रहार आतंकवाद के खिलाफ सरकार उठाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, देश के तमाम लोग एकजुट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मगर इसी बीच में जब मोदी और शाह की सरकार ने चौंकाया 30 अप्रैल को दोपहर के बाद शाम होते होते, तो फिर हर कोई ये सोच में पड़ गया। तो ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान जो किया, उसको लेकर के लोग सवाल पूछने लगे। कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर के काफी मुखर रही। राहुल गांधी बार बार सवाल करते रहे और पार्टी के सांसद जिस अंदाज में, पार्टी के नेता जिस अंदाज में राहुल गांधी की इस मांग को लेकर के जनता के बीच जाते रहे, संसद से लेकर के सड़क तक, वो आपने देखा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अब ये सवाल पूछ रही हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है क्या। दोस्तों, मोदी सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सवाल बनता भी है कि जब सरकार को बात माननी ही है तो राहुल गांधी का विरोध क्यों करती है सरकार। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि जब मोदी सरकार को मानना ही होता है राहुल गांधी की बातें, तो विरोध क्यों करती हैं, वक्त जाए क्यों करती हैं। ये चौथी पांचवी बार है जब राहुल गांधी की बात का पहले इन्होंने विरोध किया और फिर उसको मान गए। तो इन लोगों को सरकार चलानी ही नहीं आती, या तो पिछड़ों का विकास करना ही नहीं चाहते, मगर झिंडोरा पीटते हैं कि हाँ साहब, हमने तो देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री दे दिया। अब ऐसे में जब दबाव बढ़ा कहा यह जा रहा है, तो फिर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि सरकार तो राहुल गांधी पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगा रही थी, खासतौर पर बहुसंख्यकों को, हिंदू समाज को। तो क्या सरकार अब समाज को जातियों में बांटेगी जातीय जनगणना करा करके? सवाल वाजिब भी है, क्योंकि सरकार की तो यह लाइन थी ही नहीं। वो कहते हैं कि जो आज तक राहुल गांधी पर जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे थे, अब वो इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी शाह की सरकार से जुड़े लोग और मौजूदा वक्त के मीडिया पर भी एक कड़ा और प्रतीखा प्रहार किया। दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि जातीय जनगणना जनता के लिए हमारा कमिटमेंट था, कोई राजनीतिक कार्ड नहीं। सामाजिक न्याय के प्रति जो हमारे मन में निष्ठा है, उसे हम याद रखते हैं। पूरे देश को पता है असली कौन है, नकली कौन है। सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ आंकड़े देख लेने से, रख देने से सामाजिक न्याय नहीं होता। राहुल गांधी कहा करते हैं कि जनगणना एक एक्सरे रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे का फैसला ही किया जा सकता है। अब सरकार के फैसले पर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने जो बातें कही, सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, राहुल गांधी ने इस फैसले के थोड़ी देर के बाद और मेरे शो में आने से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें बड़ी परिपक्वता के साथ, सियासी सूझबूझ के साथ में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के साथ में सरकार के साथ खड़े हैं, मगर सरकार को यह बताना होगा
कि जो लाइन होगी, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जो कामकाज का तरीका होगा, वो महज ब्यूरोक्रेट्स बंद कमरे में नहीं, बल्कि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी राय ली जानी जरूरी है। तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाना जरूरी है, क्योंकि हमने जो तेलंगाना में मॉडल दिया उस मॉडल को लाया जाना जरूरी। यानी कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार के सामने एक लाइन खींच दी बड़ी सी। यानी कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि जनता के सामने सरकार का महज ऐलान कर देना भर काफी नहीं है। क्या मोदी सरकार ने यह सोच करके ऐलान किया है कि साहब मौजूदा वक्त में दबाव में है, एक बड़ा ऐलान कर दो जिससे तमाम लोगों के नजरिए, तमाम लोगों की सोच बिल्कुल बदल जाए? और बिहार विधानसभा चुनाव के नजरिए से लिया गया फैसला तो नहीं, क्योंकि एक फैसला लॉन्ग टर्म के लिए, पूरे देश के ओबीसी के लिए एक फैसले को लागू करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में नीतीश भी चिंतित हैं। इस फैसले पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी और शाह की तारीफ तो कर दी, मगर अंदर खाने नीतीश कुमार की पार्टी में जो इस वक्त चिंता की लहर चल रही है वो ये कि जिस वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति को यहां तक लेकर के आए, उस वोट बैंक को वो खिसकता हुआ देख रहे, अपने पास से निकल करके बीजेपी की तरफ जाता हुआ, क्योंकि इस फैसले का असर बिहार में भी पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। तो ऐसे में नीतीश चिंतित हैं। उधर लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्सपर्ट्स पर लिखा कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। लालू प्रसाद यादव दरअसल बता रहे हैं कि लड़ाई उनकी कितनी पुरानी है, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल ही नहीं किया। मोदी बीजेपी की सरकार ने 2011 की जातीय जनगणना में फिर से जातिगत जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर के कई दिन संसद ठप किया। बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद संसद हमने चलने दिया। वो आगे कहते हैं कि देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगत जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद लागू करते हैं, फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अब बहुत कुछ बाकी है, अभी हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे। दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने जो आखिरी लाइन लिखी अपने एक्स हैंडल पर कि इन संघियों को हम अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे, महत्वपूर्ण लाइन है उनके हिसाब से। दोस्तों जातिगत जनगणना जिसकी बात लगातार हर मैदान में, हर जगह पर, चाहे चुनावी सभा हो या फिर पब्लिक मीटिंग हो, यानी कि यहां तक कि अमेरिका में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। जातिगत जनगणना भारत में सामाजिक आर्थिक नीतियां, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1931 के बाद भारत में कोई व्यापक जातिगत जनगणना हुई ही नहीं, और इस मुद्दे पर कांग्रेस, मंडलवादी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, जनता दल, उनके सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक तरीके से अब श्रेय लेने की होड़ होगी। अब आपको जल्दी से बताते चलते हैं कि इस जातिगत जनगणना का श्रेय जाता किससे है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी तो इसकी काट करती थी। आपने देखा बीते ही चुनाव में कि वो कहते थे कि ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। पहली थ्योरी, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार 2 ने 2010 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 में जनगणना हुई। यह पहली बार था जब आजादी के बाद जाति आधारित डेटा इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसने 40 लाख जातियों की अविश्वसनीय संख्या दिखाई, इसलिए इसका डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि यूपीए 2 ने जातीय जनगणना कराई, लेकिन बीजेपी ने उसे जारी नहीं किया सरकार में आने के बाद। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने के वादे किए। राहुल गांधी ने इसे सामाजिक एक्सरे बताया। कांग्रेस शासित तेलंगाना में 2024 में जाति सर्वेक्षण के आधार पर 42% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया। दोस्तों इसी तेलंगाना वाले मॉडल को लागू करने के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं, जो कि मोदी सरकार के लिए संभव तो होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में इसीलिए हमने लिखा
कि जातीय जनगणना का ऐलान करते ही कैसे फंस गई मोदी सरकार। जो कांग्रेस का एक सकारात्मक कदम तेलंगाना में रहा दोस्तों, राहुल गांधी हो या कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी आरोप लगाती है कि उन्होंने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कर्नाटक, हिमाचल में इस तरह के अभी तक कदम नहीं उठाने जाने के आरोप बीजेपी लगाती है। दक्षिण के राज्यों में पृष्ठभूमि पहले से ही आरक्षण वाली रही, इसलिए तेलंगाना में दिया गया आरक्षण कांग्रेस के लिए कोई माहौल तैयार करने में सक्षम नहीं है, बीजेपी कहती है। अगर बात करें मंडलवादी पार्टियों की और उनके भूमिका की, तो फिर आप देखिए लेट 80s का दौर, 1979 या फिर 80 में जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसने 1980 में 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कब है दोस्तों? 1980 में 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश। समाजवादी पार्टी, जनता दल, आरजेडी की ओर से पिछड़ी राजनीति को सशक्त करने के लिए एक नींव थी। ओबीसी सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, पर 1980 में इस रिपोर्ट को सामने आना ही नहीं दिया गया। इसके बाद में 90 में वीपी सिंह की जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया दोस्तों। और यह वक्त था जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन खींच लिया दोस्तों। और यह वही दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर के भी चल रहे थे और बिहार में उनको लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट करा लिया था, ये बताकर के साहब देश के अंदर माहौल खराब होगा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ेगा, दंगे हो सकते हैं। और इधर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को वीपी सिंह की सरकार ने लागू कर दिया। उस सरकार में ये थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पार्टी उसमें शामिल थी सरकार में, समर्थन खींच लिया, सरकार गिरा दी। इस कदम ने लेकिन मंडलवादी पार्टियों को ओबीसी वोट बैंक का नेतृत्व करने का मौका दे दिया। वहीं से दरअसल इन सब की सियासत मजबूत हुई। ओबीसी की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसलिए मंडल आयोग को सामाजिक क्रांति का आधार बताते हैं। यूपीए सरकार के दौरान मंडलवादी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू लंबे समय से जाति जनगणना की वकालत करती रही। बिहार में नीतीश कुमार 2022 में जाति सर्वेक्षण कराते हैं। 36% ओबीसी, 27% ईबीसी आबादी की पहचान भी हुई। नीतीश कुमार सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कानून भी बनाया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। और उस वक्त नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ में सरकार में थे। अब इसके दूसरे पहलू यानी कि बीजेपी के नजरिए से अगर देखें तो कभी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में ओबीसी वोटों की सबसे बड़ी खिलाड़ी के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश कर चुकी है। आप देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और मध्य प्रदेश में उमा भारती जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर बीजेपी ने पिछड़ों के बीच में ऐसे घुसपैठ की कि मंडलवादी पार्टियों का एक तरीके से उनका जो दौर था उस पर अंकुश लगना शुरू हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यूपी में जिस तरीके से पिछड़ी जातियों के वोट समाजवादी पार्टी के पीछे गए, उसके बाद से बीजेपी परेशान थी, तिलमिलाई हुई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव 303 सीटें बीजेपी के लिए, 24 का लोकसभा चुनाव 240 पर सिमट गई आकर के बीजेपी, यानी कि 63 सीटों की कमी हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई थी। ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाई थी। ओबीसी के लिए कई कदम उठाए, जैसे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के बाद 2018 में 102वां संशोधन, नीट में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करके एक तरीके से एक नैरेटिव सेट किया, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और 14-19 में मोदी के चेहरे पर ओबीसी वर्ग सिमटा बीजेपी के लिए। अब ऐसे में बिहार का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करके मोदी सरकार ने अपने नजरिए से दोस्तों दरअसल एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है। और इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि एक तरफ जहां पर आतंकी हमले के बाद में सरकार के ऊपर सवालों की बारिश है, तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का ऐलान करके मोदी सरकार बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर से बेस्ट कर सकती है। मगर इसमें नीतीश को शंका बढ़ रही है, नीतीश की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि उनकी राजनीति और उनका वोटर उसकी जो लाइन है
उससे तो छिनता हुआ दिख रहे हैं। जाहिर है यह कहा जा रहा राजनीतिक बुद्धिजीवियों के बीच में कि यह सब बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार में जातियों की राजनीति में अहम भूमिका है। अहम यह भी कि देश में पिछड़े वर्ग की राजनीति सबसे अधिक बिहार में है, इसलिए बिहार के चुनाव में ही यह तय होगा आम जनता जाति जनगणना का श्रेय किस दल को देना चाहती है। मगर ऐसे में इस ऐलान के बाद में कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों ने जो सवाल उठाए मोदी शाह की सरकार पर, जाहिर तौर पर उसका जवाब देते हुए मोदी सरकार को मुश्किल होगी, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा कि साहब तेलंगाना वाला मॉडल अपनाएं, तभी इस वर्ग के लोगों का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है, मुख्य धारा में उला सकते हैं। मगर क्या यह मोदी सरकार के लिए संभव होगा? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मुद्दा अहम है, संवेदनशील भी है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।